नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है हमारे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, वर्चुअल रूप से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। सर, आज इस सप्ताह के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हम जम्मू कश्मीर से करते हैं। नई सरकार का गठन हो गया है, लेकिन उसके बाद से जो तस्वीरें जम्मू कश्मीर की आ रही है वो वाकई में एक चिंता पैदा करने वाली तस्वीरें हैं। और देखा जाए तो टारगेट किलिंग, अगर हम कह जी, सकते हैं, आतंकवादी हमले भी हो रहे हैं, टारगेट जी, किलिंग का भी एक दौर एक बार फिर से दिखाई दे रहा है और कई जी, लोगों की मौत हुई है, सेना के जवानों की भी मौत हुई है। कैसे देखते हैं इस जी। पूरे मामले को लेकर? देखिए हमने देखा कि 5 साल से वहाँ पर केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष शासन था, उपराज्यपाल के माध्यम से वहाँ पर प्रशासन चल रहा था। और इस दौरान आप देखिए कि पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर को बहुत सारी निर्माण परियोजनाएँ मिली हैं। उन निर्माण परियोजनाओं में देश भर से चाहे मज़दूर हों, चाहे इंजीनियर हों, कुशल कामगार हों, वो वहाँ पर हैं और इस तरीके की परियोजनाएँ हैं कि ऑल वेदर वहाँ पर रोड्स बन जाएँ, ऑल वेदर वहाँ पर जो सहूलियतें हो सकती हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलें, तो तमाम परियोजनाएँ चल रही हैं। और हमने देखा कि जब अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, उसमें सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती की गई थी वहाँ पर। अब चूँकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो जैसे ही फोर्सेज़ का कम होना शुरू हुआ, तो जो उपद्रवी हैं, उन्होंने आतंक फिर से मचाना शुरू किया। और हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यही वो समय है, जब घुसपैठ के प्रयास हर साल किए जाते हैं। सर्दियाँ शुरू हों, इससे पहले सीमा पार से प्रयास होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की घुसपैठ कराई जा सके। जो स्लीपर सेल हैं, उनको काम पर लगाया जाता है। तो ये एक ऐसा मौका भी ये टाइम भी है जो घुसपैठ के प्रयास बढ़ने का। दूसरी बात हमको ये भी देखनी होगी कि जो नई सरकार बनी है उसको जैसा कि हमने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी का आरोप भी था कि अगर एनसी या पीडीपी आती हैं तो घाटी में आतंक की घटनाएँ बढ़ सकती हैं, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है वो आतंकवाद के प्रति नरम नीतियाँ अपनाने की है। तो ये भी एक कारण होता है कि कई बार जो स्लीपर सेल में लोग जो बैठे हुए थे, उनको लगता है कि अब वो अवसर आ गया है कि हम कुछ हाँ। हमला करें, शायद हम पर उतनी सख्त कार्रवाई नहीं हो क्योंकि जितना पहले अगर हम 5 साल में देखें तो आतंकवादी जो हैं, बड़े से बड़े कमांडर आए लेकिन 2-3 दिन ज़्यादा ज़्यादा उनका नाम चर्चा में रहा। कोई भी नया कमांडर बनता था 2-3 दिन में उसको हमारे सुरक्षा बल खत्म कर देते थे। तो उनको लगता है कि शायद अब नई सरकार आई है तो उनको शायद अब उतनी सख्ती से उनसे नहीं निपटा जाए। लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि अभी वो जो स्टेट है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। जो वहाँ की पुलिस है, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यानी कि उपराज्यपाल। और उपराज्यपाल ने जो सुरक्षा ग्रिड की अभी हाल ही में बैठक ली है, उसमें उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं, साफ निर्देश दिए हैं कि कोई नरमी नहीं बरतनी है, देखते ही ठोको। और जो हमारे जितने भी अभी वहाँ पर आपने जैसा कि ज़िक्र भी किया कि हमारे जो वहाँ पर जवान शहीद हुए हैं, हमारे जो मज़दूर मारे गए हैं, उनका जो बलिदान है वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। और ये मुझे लगता है कि हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि उसी बीच ये खबर आए या थोड़े दिन बाद आए या कुछ घंटों बाद आए। वो आतंकवादी जिन्होंने ये जुर्रत की है, वो उनका खात्मा तय है और सुरक्षा बल लगातार व्यापक अभियान चला रहे हैं, सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, पूछताछ चल रही है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें कि पिछले 5 वर्षों में चाहे पुलिस हो, चाहे सेना हो, चाहे जो अर्धसैनिक बल हों, तो इनके बीच जो समन्वय स्थापित हुआ है, जो संचार तंत्र स्थापित हुआ है, जिस तरीके से समन्वय करके जो इनपुट्स मिलते हैं इंटेलिजेंस के, उसके आधार पर जिस तरीके से कार्रवाई होती है, तो उसका ही नतीजा है कि जो अगर हम साल भर के आंकड़े देखें, तो वो 250, 300 क्रॉस कर रहे हैं आतंकवादियों को मार गिराने के। इस साल भी बहुत अच्छे आंकड़े हैं और निश्चित रूप से अभी आंकड़े बढ़ेंगे, अभी साल खत्म होने में समय है। एक चीज़ और हमने देखी कि पिछले और अभी अगर मैं आपको आंकड़े दूँ तो हमने देखा कि किस तरीके से अमरनाथ यात्रा थी वहाँ पर हुँ। सफलतापूर्वक संपन्न हुई, नया रिकॉर्ड बना तीर्थयात्रियों का। इससे पहले हमने देखा कि खीर भवानी जो मेला होता है जम्मू कश्मीर में, उसमें देश भर से कश्मीरी पंडित उमड़े। लगातार वहाँ पर पर्यटन बढ़ रहा है। गुलमर्ग में जो टूरिज़्म से आय के जो पिछले रिकॉर्ड्स थे वो टूट चुके हैं। पर्यटकों की संख्या के रिकॉर्ड नए बन रहे हैं। तो कहीं न कहीं उस प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास है ये जो हाल के हमले हैं। गुलमर्ग में जो हमला हुआ वो कहीं न कहीं पर्यटकों को डराने का प्रयास है। लेकिन
किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे सुरक्षा बल वहाँ पे मुस्तैद रहते हैं, सेफ जगह है, सबको जाना चाहिए। और हमने देखा कि अब जैसे आगे आगे जो 1-2 महीने और जैसे-जैसे सर्दियाँ शुरू होंगी, तो वहाँ पर पर्यटक बढ़ते हैं। कश्मीर में स्नोफॉल होती है, तो उसके बाद गुलमर्ग में देशी-विदेशी पर्यटकों की लाइन लग जाती है। हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस श्रीनगर में मनाया गया, लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। हमने देखा कि 30-35 साल बाद वहाँ पर मुहर्रम का जुलूस निकला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, कहीं कोई भारत विरोधी नारेबाजी नहीं हुई। तो ये दिखाता है कि कश्मीर बदल रहा है। अब ये कश्मीर बदल रहा है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि पिछले 40-50 सालों से जो लोग नहीं चाहते थे कि कश्मीर देश के साथ जुड़ा रहे, कश्मीर आगे बढ़े, उन सबको दिक्कत होना स्वाभाविक है। और अब जब वहाँ पर लोकतांत्रिक रूप से सरकार चुनी गई है और हुँ। हमने देखा कि चुनाव भी कितना निर्विघ्न संपन्न हुए हैं, बड़ी संख्या में मतदाता घर से बाहर निकले। पहली बार हुआ 40-50 साल बाद जब उम्मीदवार जो हैं, वो घर-घर जाकर प्रचार कर सके। 50 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ कि जो मतदाता है, उसने भी चाहे रैलियाँ हैं, चाहे वो जनसभा है, चाहे वो बड़े जो हमने देखा कि शिकारा रैलियाँ हो रही थी, तो ऐसे ही जो लोकतांत्रिक हमारा जो लोकतंत्र का उत्सव है, उसमें मतदाता ने भी बढ़-चढ़ कर भाग लिया, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। तो ये जो लोगों के मन से डर, भय निकला है, स्थानीय लोगों के मन से, देश के अन्य लोगों के मन से कि हम कश्मीर घूमने जा सकते हैं, कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये डर को वापस लौटाने की एक हम कह सकते हैं कि नापाक कोशिश है, लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित होगी। जिस तरह से हमारी सरकार है, हमारे सुरक्षा बल वहाँ पे डटे हुए हैं और कोई 1, 2, 3, 4 घटनाएँ, 5-6 घटनाएँ देश के विश्वास को हिला नहीं सकती हैं। हमारे सुरक्षा बल वहाँ पे मुस्तैद रहते हैं। ये ज़रूर एक प्रयास है नई सरकार को बदनाम करने का भी, नई सरकार का ध्यान भटकाने का भी। और एक ये प्रयास मुझे लगता है कि कुछ लोग ये भी कोशिश कर सकते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर अभी राज्य सरकार कह रही है कि भैया उसको आप फुल स्टेट का दर्जा दीजिए। तो अगर इस तरीके की घटनाएँ बढ़ेंगी, तो ज़रूर केंद्र सरकार चाहेगी कि अभी फुल स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाए, पुलिस को वापस नहीं किया जाए। क्योंकि अगर पुलिस सीएम के अंतर्गत आती है, तो फिर समन्वय में दिक्कतें पहले रही हैं, ऐसा इतिहास हम जानते हैं जम्मू कश्मीर का, तो उसको ये देरी हो सकती है। और ये देरी पैदा करने के लिए कुछ तत्व ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि जो स्टेट है और सेंट्रल है, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित नहीं हो। हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने सीएम बनने के बाद कहा कि मैं दिल्ली के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। तो हमने देखा कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं कि कश्मीरी उनके साथ हो, ये कभी सफल नहीं होंगी। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये ज़रूर कुछ लोगों को चुभ रही होंगी और ये जो लोगों को चुभ रही हैं, इसलिए वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। जानें ज़रूर गई हैं, देश दुखी है, देश चिंतित भी है क्योंकि खास तौर पर कश्मीर घाटी में अगर आतंकी घटनाएँ वापस बढ़ रही हैं, तो ये चिंता का विषय है क्योंकि कश्मीर अपेक्षाकृत शांत हो चुका था। कश्मीर की गलियाँ जो हैं हम देख रहे थे कि किस तरीके से जहाँ पर पहले पत्थरबाजी होती थी, वहाँ पर आजकल उत्सव होते हैं, तमाम तरह के आयोजन किए जाते हैं, शोभा यात्राएँ निकलती हैं, तमाम जो अन्य धर्मों के लोग वहाँ पर सब लोग अपनी-अपनी धार्मिक प्रक्रियाओं को शांतिपूर्वक कर पा रहे हैं। तो ये कुछ लोगों को दिक्कत है और ये जो समय होता है हम जानते हैं कि घुसपैठ का समय है, सर्दियाँ आने से पहले का, तो ये ज़रूर हमारे सुरक्षा बल भी इन सब चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं और हमारे को क्योंकि जब हमारे सुरक्षा बल हैं, उनकी तरफ से आश्वस्त किया गया है कि चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, तो देश को चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मन में क्योंकि इतिहास ऐसा रहा है, 40-50 साल जब हम घटनाओं को सुनते रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एकदम से मन से चिंता नहीं निकलती है, लेकिन आश्वस्त रहना चाहिए। ये घटनाएँ देश का विश्वास डिगा नहीं पाएँगी। कश्मीर जिस प्रगति के पथ पर, जिस विकास के पथ पर आगे बढ़ चला है, उस पर निरंतर आगे हुँ। बढ़ता रहेगा। ठीक है सर। हम झारखंड और महाराष्ट्र की जी, लगातार बात कर ही रहे हैं, तो वहाँ पे गठबंधन जी, लगभग-लगभग इस गठबंधन की जो स्थिति है दोनों ही राज्यों में लगभग साफ हो चुकी है जी, और लेकिन सर उत्तर प्रदेश पे हम आते हैं सर। सपा और जी। कांग्रेस की बात क्यों नहीं बन पाई? आखिर अखिलेश यादव को सामने आकर क्यों कहना पड़ा कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है लेकिन कांग्रेस को तो एक भी सीट नहीं मिली 9 में से? जी, देखिए ये हमें ध्यान होगा कि इन्होंने हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी ने सीटें माँगी थी, जिस पर कांग्रेस ने स्पष्ट मना कर दिया था। उसके बाद फिर अखिलेश यादव ने थोड़ा-सा कटाक्ष करते हुए कहा था कि ठीक है आप लड़िए। अब जब बात उत्तर प्रदेश में आई है तो अखिलेश यादव फिर से कांग्रेस को ठेंगा दिखा रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, हमारी बदौलत हैं। अगर उत्तर हुँ, प्रदेश में समाजवादी पार्टी से कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया होता तो 6 सीटें कतई नहीं आती। खुद राहुल गांधी रायबरेली में गिर सकते थे। तो ये दिखाता है कि आप जो क्षेत्रीय दल हैं, देखिए क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय दलों को एक चीज़ समझनी होगी कि अगर देश में गठबंधन राजनीति का युग लौटा है,
तो क्षेत्रीय दलों का सम्मान करना होगा, क्षेत्रीय दलों की जो आकांक्षाएँ हैं, उनको पूरा करना होगा, उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये नहीं चल सकता है कि जब आपको ज़रूरत है तब आप साथ रख लीजिए, जब आपको ज़रूरत नहीं है, तब आप कहिए कि भैया आपकी हमें हम एकला चलेंगे। और कांग्रेस चूँकि अभी अपने पैरों पर वापस खड़े होने की कोशिश कर रही है, अभी पैरों पर खड़ी हुई नहीं है, तो इसलिए उसको बैसाखी अभी छोड़नी नहीं चाहिए, वरना गिरेंगे। अगर ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, तो बैसाखी का उपयोग करना चाहिए। अब आपने हरियाणा में उनको सीट नहीं दी, अब आप उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि भैया हमारे को 9 जो सीट जहाँ पे उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पर हमको 3 या 4 दीजिए। वो क्यों दे देंगे आपको? आपने जब उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, जब आप उनको देने की बात आती है, तो आप कहते हैं कौन अखिलेश-वखिलेश। अभी आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 4 से 5 सीटें माँग रही है, वरना कह रहे हैं कि हम 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हाँ, तो आप महाराष्ट्र में भी उनको नहीं दे रहे हैं, आपने हरियाणा में भी नहीं दिया, तो वो काहे को आपको उत्तर प्रदेश में दे देंगे। जहाँ जो दल मजबूत है, वो फिर अपनी बात भी मनवाएगा, अपनी ताकत भी दिखाएगा और ये जो संदेश है, ये कांग्रेस के सहयोगियों को जाएगा कि आप आज समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में ऐसा कर रहे हैं, कल को आप और ऐसा ही आपने झारखंड में आरजेडी के साथ किया। अब आप जब बिहार में जाएँगे, तो आप बिहार में आरजेडी के साथ जब गठबंधन करेंगे, तब आप बोलेंगे कि हमको ज़्यादा सीटें चाहिए, तब आपको आरजेडी नहीं देगी, आपको आरजेडी तब याद दिलाएगी कि आपने झारखंड में हमारे साथ क्या किया था। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पब्लिक सब कुछ जानती है, समझती है, इसलिए आप ठीक है कि राष्ट्रीय दल हैं, बड़ा भाई हैं, लेकिन बड़े भाई को जो अपना दिल है, थोड़ा-सा उदार रखना चाहिए और राजनीति जो लोकतंत्र होता है, वो कह सकते हैं कि सख्त दिल रखकर नहीं हो सकता, अपनी मर्ज़ी चलाकर नहीं हो सकता, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। तो कांग्रेस कहीं न कहीं पथ से भटकती दिख रही है, शायद उसको 99 सीटों का जो उसको लोकसभा में मिली हैं, उसको ऐसा लगता है कि उसके 100 में से 99 आ गए हैं, तो शायद वो गलती में है और यही अहंकार इनको हरियाणा में लेकर डूबा है। अगर यही हाल रहा तो महाराष्ट्र और झारखंड में झटका लग सकता है। तो गठबंधन राजनीति अगर देश में लौटी है, तो सबको साथ लेकर चलना होगा। जो साथी हैं, उनको अगर वो माँग रहे हैं कुछ तो ज़ीरो तो मत दीजिए, कुछ तो उनके साथ करिए, कुछ तो दीजिए उनको, तभी तो आपको हुँ, देंगे अपने राज्यों में वो। बिल्कुल। तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और हमारे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।